आज भी बाबा ने मधुबन को याद किया। जहाँ बाबा आते हैं वो तीर्थ हो जाता है ना। आज की पॉइंट है ना मुरली की। तो हमारा सर्वश्रेष्ठ इस धरती पर तीर्थ कौन सा है? आबू पर्वत, जहाँ पर प्यारे बाबा ने अपनी रचना का कार्य किया और नई दुनिया की स्थापना आज भी मधुबन से ही हो रही है। मधुबन अपना हेडक्वार्टर है और हेडक्वार्टर में बाबा अपने बहुत मीठे मीठे योग्य रत्नों को सजा के रखते हैं। तो ऐसे ही एक हमारे रतन हैं रवि भाई, जो कि पांडव भवन में, मधुबन पांडव भवन में सारे प्रोग्राम्स की स्टेज को विशेष रूप से संभालते हैं। वैसे ऑलराउंडर हैं, लेकिन विशेष रूप से मधुबन पांडव भवन की स्टेज और सारे ओम शांति भवन वगैरह जो भी कार्यक्रम होते हैं उसको आप संभालते हैं। मैं भी आपको बहुत बहुत वर्षों से देख रही हूँ। बहुत ही ऑनेस्ट, अपने कार्य में कर्तव्य परायण, बाबा से प्यार और दिल जान जिगर से सेवा पर उपस्थित, अपनेपन का भान। क्योंकि मधुबन से बाबा ने ORC दिल्ली को गिफ्ट दिया, लेकिन इसको सजाया दादी जी ने, दादी प्रकाश मणि जी ने इसको सजाया। तो दादी ने अपनी पूरी टीम मधुबन से लाई थी और उस टीम में शुरू में हमारे रवि भाई यहाँ पर आए थे। कहते इतने वर्षों के बाद आज आया हूँ, इतने सालों के बाद। तो आपका हम दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बोलो रवि भाई। ओम शांति। दीदी जी ने इतना अच्छा परिचय मेरा दिया, तो इतना सम्मान में चढ़ जाते हैं। अच्छा लगता है जब बड़ों में, हमारे बड़ों को हमारी विशेषताएं दिखती है और उनके मुख से हमारे लिए कुछ ऐसे वचन निकलते हैं। बहुत वर्षों पहले जब शांतिवन की सेवाएं शुरू हुई थी, हम मधुबन में नए नए थे, तो मुझे याद आया अभी दीदी जी की बातें सुन के। सोचा नहीं था। हम नीचे ऊपर दौड़ते थे, जैसे दीदी ने कहा ORC सेट हुआ, ऐसे ही पहले ज्ञान सरोवर और फिर शांतिवन भी सेट ही हुआ। वो भी पांडव भवन वालों ने ही सेट किया। तो ऐसे जाते थे, कभी ऐसे साधन नहीं होते थे, तो बाहर की जीपों में बैठ के जाना होता था, टाइम बे टाइम, कभी रात को 1-1, 2-2 बजे भी। और फिर कभी बीच में खराब हो गया तो बड़ों को संकल्प चलता था। अच्छा, फिर सेफ्टी के लिए कंसर्न होता है ना उनके मन में। तो ये पता होता है उनको हमारे बारे में, ये हमें भी नहीं पता होता है, पर उनको पता पड़ जाता है। हम सोचते हैं बड़ी बड़ी दादियां हैं, बड़े बड़े कारोबार करते हैं, हम छोटी छोटी सेवाएं करते हैं, हम पे क्या ध्यान देंगे। पर एक बारी जब मुझे मधुबन में 3-4 साल हुए होंगे, दादी जी सभी दादियों के साथ ऑफिस में बैठे थे। पता नहीं क्यों हमारी बात किस कारण निकली और हम वहाँ ही बाहर थे। क्या दादी जी ने मेरी महिमा की, जैसे दीदी जी कर रहे थे ऐसे। मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं होता था कि दादी मुझे इस तरह से नोटिस करती है। मैं तो सोचता था मुझे जानती भी है कि नहीं। तो इतना मन में प्राउड फील हुआ कि जैसे आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज जैसे बाबा की तरफ से ऑफिशियल जैसे आइडेंटिटी मुझे प्राप्त हुई कि इतनी बड़ी आत्मा मुझे नोटिस करती है, मेरी विशेषताओं का वर्णन कर रही है। बहुत दिल गदगद। और आगे की सेवाओं के लिए जिस तरह का हमारा जीवन चल रहा है,
ऑब्वियसली समर्पित जीवन है, अपने आप में तपस्वी जीवन है। त्याग और तपस्या के बिना समर्पित जीवन चल नहीं सकता। हम बाहर के ब्राह्मणों के लिए जरूर कहेंगे योगी जीवन बाबा ने दिया है, पर समर्पित भाई बहनों के लिए योगी जीवन के साथ साथ तपस्वी जीवन गिफ्ट में मिला है। और वो एक तरह से हमारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी है ना। जो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं ठीक है, पर हमने तो बाबा की सेवाओं के लिए, यज्ञ के लिए जीवन संपूर्ण अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके सेवा में लगाया, इसलिए कहा तपस्या। और बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में जीवन में परिवर्तन किए बिना आप निर्विघ्न रूप से अपनी सेवाएं दिल से यज्ञ में दे नहीं सकते। एक बात याद आ रही थी, क्या होता है हमारे ब्राह्मण जीवन में जब हम चलते हैं तो कुछ ऐसी बातें होती है, कभी कभी थोड़ा डीपली अगर हम लोग सोचे, सेल्फ रियलाइजेशन, जैसे कभी हम बरसातों में भट्टियों में बैठते हैं, कभी कभी ऐसी बातें इमर्ज हो सकती है अंदर, सूक्ष्मता से चेक करें तो कुछ छोटी सी ही पर ऐसी बातें होती हैं जो मन में अटकी रहती है, वहां से जीवन में हमें आगे उस तरह से बढ़ने नहीं देती है, होती बहुत ही छोटी है। एक बात याद आती है, जैसे संत कबीर के लिए बताते हैं। कबीर दास जी को सब जानते हैं। उनका जो झोपड़ा था, उनका जो घर था, वो ऐसी जगह था, उनको ये कसाई लोगों के गली से गुजर के उनके घर जाना आना करना पड़ता था। तो सुबह सुबह जाते थे, अपनी पूजा करते थे, फिर आते थे, वहीं से आना जाना। पर अभी वो अपना पूजा पाठ भक्ति जो भी करते थे, परंतु मन में बार बार यही आता है, अरे रे ये कैसी दुनिया है। वो उस चीज को मन से उन्होंने सालों तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि ये क्या है। जैसे कसाई की गली हो तो क्या आप इमेज, जिन्होंने देखा होगा, दृश्य अपने आप आंखों के सामने आता है, कैसे वहां मांस की दुकानें होती है और मांस लटका होता है, जाओ तो दिखेगा कोई गला काट रहा है, कोई क्या कर रहा है। हमारे जैसे लोगों को तो बिल्कुल असहज कर देती है ऐसी चीजें। वो भी संत आदमी, भगत आदमी, तो उनको भी ऑब्वियसली वो चीज वर्षों तक असहज करती रही। छोटी सी चीज है, परंतु काफी वर्षों के बाद उनको उस चीज से बाहर निकलने का अंदर से जैसे उन्होंने स्वीकार किया। और किस तरह से स्वीकार किया, फिर वहां भी उनके मुख से एक दोहा निकला। कहा जाता है, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास। कबीरा तेरी झोपड़ी, क्योंकि कसाईयों की गली में, गल कटियन के पास। जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भये उदास। कितनी छोटी बात है, बहुत छोटी सी चीज है देखा जाए तो, परंतु कभी कभी जैसे क्लॉट की तरह बुद्धि में अटक जाती है। तो हमारे समर्पित जीवन का हम संपूर्ण रूप से आनंद ले सके, उसको एंजॉय कर सके, क्योंकि केवल यहाँ सेवाएं बहुत है, इतना बड़ा बाबा का कार्य चलाना है, इसलिए हमें यहाँ के नहीं बिठाया है। केवल यही एक उद्देश्य नहीं है। हमें अपने जीवन को, जो बाबा ने हमें ऊंचा लक्ष्य दिया है, वहां लेके जाना है, और इस कार्य में लगने से और दुगनी तिगनी गति से हम आगे जा सकते हैं। तो हमें भी ये चेक करना है कि कहीं कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो उस, सेवाएं तो चल रही है, सेवाएं तो निर्विघ्न चलानी ही होती है, वो तो हमारी प्रथम जिम्मेवारी होती है, वो तो कोई नहीं अटकने देता। परंतु अंदर हमारी स्थिति, हमारा पुरुषार्थ क्या उतनी या उतनी उससे डबल गति से ऊपर की तरफ जा रहा है, अपलिफ्ट हो रहा है, ये भी हमें देखना। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, दादी गुलजार जी की बात। मुझे दादी की उस बात ने जीवन में इतना हेल्प किया है, इतना हेल्प किया है, बहुत ज्यादा। ऐसे तो आप लोग बहुत पालना लिए हो, और दादी जी के मुख से सदैव निकलती थी ये बात
दादी जी हमेशा उदाहरण देती थी वन वन की काठी, सुना होगा आप लोगों ने। बहुत बहुत हमेशा दादी के मुख पर यह बात आती थी, क्योंकि वो दादी जी बात पूरे कराची से लेकर के या आज जो बाबा ने मधुबन का संगठन या किसी भी जगह का संगठन ब्राह्मणों का, सब जगह अप्लाई होती है। क्योंकि हम सब देखिए यहाँ साथ में सभी एक जगह बैठे हुए हैं, एक परिवार के बन के बैठे हैं, कहां कहां से आए हैं। ऐसे लौकिक रूप से देखा जाए तो हम कभी मिले ऐसा सोच भी नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। बाबा के बने इसलिए इस परिवार के बने हैं, एक परिवार के आके बने हैं। तो दादी कहती थी बाबा ने हम सबको, जैसे अगर आप जंगल में चल पड़ो जंगल की तरफ, तो कितने वैरायटी पेड़ आपको दिखेंगे। बबूल का भी मिलेगा, तो कोई फूल वाला भी, खुशबू का भी मिलेगा, तो कोई फल वाला भी मिलेगा। तो हर जंगल की एक एक वन वन की काठी को ला करके जोड़ करके एक चंदन का वृक्ष, एक चंदन का वृक्ष बाबा ने बनाया है। ये सारा, ये बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है, अगर हम जब हमारे प्रैक्टिकल में लाएं, जैसे संगठन होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि संगठन है तो सबके अपनी अपनी रहन सहन, अपने अपने भाव स्वभाव, अपनी अपनी पसंद नापसंद ये होती ही है। और जब हम एक पर्टिकुलर संगठन के साथ लंबा समय तक रहने लग जाते हैं तो थोड़ा सा सब साधारण होने लगते हैं। और पहले तो सब जानते हैं, नए नए आते हैं तो सबकी विशेषताएं देख करके हम उस संगठन का खुशी खुशी हिस्सा बनते हैं। पर धीरे धीरे ऐसी ऐसी बातें दिखती है तो हमें लगता है ये क्यों, ये क्या, ये कैसे। अब इस चीज को कभी कभी हजम करने में, फिर उनके साथ सेवा करने में, उनसे मिलजुल के चलने में सब समझते हैं कैसे होता है। तो वो चीज हमें रोके नहीं। इसलिए ये चीज देखो, वन वन की काठी, सबके अपनी नेचर है, सबका अपना अपना बैकग्राउंड है, सबका अपना अपना भाव स्वभाव है। पर मुझे उनमें क्या देखना है, बाबा ने उनमें क्या देखा, बड़ों ने सब में क्या देखा। आज बड़ों को क्या नहीं पता है, सब पता है, परंतु वो हमारी तरह एक, हम लोग अपने आप को सर्वसाधारण समझते हैं, ऐसे समझ करके उस तरह से व्यवहार में नहीं आ सकते, क्योंकि उनको बड़ी जिम्मेवारी है और बड़े लेवल पे सब कुछ देखना होता है, सबके लिए उदाहरण बन के भी चलना होता है। कई बार तो बड़ों की भी बातें अपने को खटकती है, परंतु अगर हम उनकी जगह पर अपने आप को रख के देखें तब शायद थोड़ा बहुत हमें पता पड़े। तो ऐसी चीजों से अपने आप को दूर भी कैसे रखें, और जो चीजें हमारी बुद्धि में आ रही है उसको हम बुद्धि में किस विधि से बिठाए जो वो चीज हमें वहां पर अटका के ना रखे। उसका जो पॉजिटिव और वास्तविक स्वरूप है उसको वैसा ही हम अपने बुद्धि में बिठा ले। कल चल, क्योंकि अगर नेगेटिव रूप में बिठा के रखा, मेरे भी मन में वो बात अटकी हुई है, तो कल कोई आकर के सेवाधारी भी वो बात मेरे सामने उठाता है तो मेरे भी चेहरे का रंग उड़ जाएगा। हाँ यार, ये बात तो है, क्या हुआ, भले हमने वर्णन नहीं किया पर यज्ञ की बात को, कुछ गलत बात को समर्थन तो दिया, पर वास्तव में हम ही उस बात को सही ढंग से समझ नहीं पाए हैं, जब जाके ऐसी बात है। तो यज्ञ के प्रति ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार, ये सब चीजें क्या होती है, इसकी क्या क्या परिभाषा है, ये इन चीजों में, इस बात में आती है। इसलिए कहा मुझे इस बात ने बहुत जीवन में हेल्प करी है। इतने साधारण शब्दों में बातें दादी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बात, इतनी डीप बात कह देती थी, पर अगर सोचो अच्छी तरह तो वो चीज जीवन में उतारने की कोशिश करो। और एक बात मेरे बुद्धि में आ रही थी, जबकि हम अभी सब लोग बाबा के, कितनी देर करो दीदी जी,
अभी ज्ञान तो सब लोग सुनते ही है, इसलिए मैं ज्ञान की बातें न सुना के अनुभव की बातें सुना रहा हूँ जो मुझे याद आ रही है। मधुबन में रहे हैं 25 वर्ष हो गए हैं, और जब हम आए थे तो शुरू में बहुत सारी दादियाँ मधुबन में थी। फैकल्टीज के रूप में जो मंच पर होती थी वो दादियाँ तो थी ही, उनको तो सब वेल नोन है, जानते हैं। पर मधुबन में ऐसी ऐसी गुप्त रतन दादियाँ थी, आप लोगों ने तो नाम भी नहीं सुने होंगे कईयों के क्योंकि वो अपनी अपनी सेवाओं में रहते थे, गुप्त रहते थे। ऐसी ही एक रतन हमारी भूरी दादी थी, जानते होंगे जो थोड़े पुराने। भूरी दादी पहले एक तो जो कितने सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट है अभी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, अकोमोडेशन, उन पार्टी को लाना, पार्टी को छोड़ना, सब्जी खरीदना, सब्जी लाना, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे जब दादी सिंगल हैंडेड संभालती थी। बाद में जब थोड़ा सा एज हो गई तो मैं समझता हूँ शांतिवन बनने से पहले पहले ज्ञान सरोवर के आसपास समझो दादी ने मना कर दिया इन भाग दौड़ को, तो मधुबन में फिर डाइनिंग में सर्विंग का, जिन्होंने सब देखा वो कह रहे हैं, तो भोजन सर्व करने की ड्यूटी दादी करती थी। तो दादी की एज 97 थी जी। हाँ, लास्ट तक किया मैं। चलो अभी दो बातें मुझे दादी की याद आई, मैं दो बातें आपको सुनाता हूँ। भूरी दादी, पहले तो उनका थोड़ा सा पैर का प्रॉब्लम हुआ, शरीर छोड़ने के समझो 7-8 साल पहले से चलने में दिक्कत होने लगी, और फिर बाद में उनकी आंख का प्रॉब्लम हुआ, तो उनको देखने में दिक्कत हो रही थी। और उनके माइंड में इतनी बातें ऐसी सेट कि हम लोग सेवा के लिए हमारी जीवन है, हम किसी से स्थूल में सेवा ले नहीं सकते, ये चीज उनको, और जैसे सेवा लेनी पड़ती थी। मैं आपको उदाहरण बताऊं, वो बात जो बताने वाला था वो बाद में बताता हूँ, अभी पहले दूसरी बताता हूँ। दादी जी किचन तक जाती थी, डाइनिंग तक और कमरे तक आती थी, तो चल नहीं पाती थी ठीक से, चलने में कॉन्फिडेंस नहीं आता था, किसी का हाथ होल्ड करके ही जाना पड़ता था, एक तरफ हाथ में लकड़ी, एक तरफ किसी का हाथ। और वो इतना तक होता था कि वो कहती थी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं पर तुम भी मेरा हाथ पकड़ के रखो, क्योंकि मेरा तो शायद छूट भी जाए, तो ऐसे करके अपने आप को वो करवाती थी। बाद में तो व्हीलचेयर भी करती थी। तो हम अगर रूम में दादी को छोड़ते हैं या रूम से किचन छोड़ देते हैं, तो दादी फिर रूम में भी थोड़ा सा कुछ, भाई वहां से पानी दे दो, ये दे दो, क्योंकि बहुत साधारण रूप में दादियां रहती थी। कोई ऐसे कमरे व्यवस्थित स्पेशियस जहां बैठने का सोफा या चेयर भी हो, ऐसा नहीं। मैं बताऊं, कल मुझे भाई रवि भाई दिखा रहे थे मधुबन वालों के कमरे, तो जैसे आपके कमरे ऐसे ही कमरे दादियों के हुआ करते थे पांडवन में। तो हम थोड़ा बहुत दादी को हेल्प करते थे ना, तो दादी हमको कहती थी पास बुला के, भूलती नहीं थी, आपने हमारी सेवा करी ना, सत्य अभी हम आपको रिटर्न नहीं दे सकते, सतयुग में हम आपकी सेवा कर देंगे हम आपकी सेवा करेंगे और आपको इस सेवा का रिटर्न देंगे। कितना हम ऐसा लाड आता था, प्यार आता था उनपे कि कितना इन लोग, ठीक है ना आप बुजुर्ग है, हमारी ड्यूटी है, हम आपकी हेल्प करेंगे, सेवा करेंगे, आप क्यों इतना इस चीज को। पर उनके अपने भाव, एक वही चीज हमको उनके तरफ खींचती है ना। एक बार की बात है, भूरी दादी को मैं ऐसे रूम में छोड़ने गया, तो गुलजार दादी पांडवन आए थे, तो दादी को कहीं से पता था। मुझे दादी कहती है मैंने सुना है गुलजार बहन आई है। मैंने कहा हाँ दादी, मैंने भी सुना था कि दादी आने वाली है, पुरानी बात है। तो दादी ने कहा मैं यहाँ बैठती हूँ कमरे में, मुझे बाद में छोड़ना, मुझे गुलजार दादी से बात करनी है, आप एक काम करो बुला के लाओ, अगर कहीं है तो देखो, तो नहीं तो मेरे को बुलाना। तो मैंने कहा ठीक है दादी आप बैठो। ईशु दादी के ऑफिस के आसपास बिठा दिया, उधर अंदर ही उनका रूम हुआ करता था। तो दादी, गुलजार दादी बाबा के कमरे में थी। तो मैंने दादी को, दादी अच्छी थी, दादी अकेले ही थे, तो दादी को कहा दादी भूरी दादी आपको याद कर रहे हैं, तो मिलना चाहते हैं। तो दादी ने कहा हाँ हाँ मैं उधर ही आती हूँ, कहाँ है? मैंने कहा दादी ऑफिस के पास है। तो दादी जी आए, दादी तो खुद ही आए, अच्छे से चल के दादी के साथ खड़े, दादी खड़े होने लग गई। तो गुलजार दादी कहते हैं बैठो बैठो दादी बैठो, कहो। तो गुलजार दादी को दादी कहती है देखना आप इसमें भाव देखो, मेंटालिटी देखो। कहती है देखो हमारे है ना ये पैर ठीक से चलते हैं, ना हम देख ठीक से पाते हैं गुलजार बहन,
तो आप हमारा एक संदेश बाबा को देना, और संदेश ये है कि अब हमारे इस शरीर से हमारी सेवा नहीं हो पा रही है, तो बाबा को आप कह देना कि अब भूरी दादी ये पुराना दे छोड़ना चाहती, कहीं नई सेवा दे दो आप हमको। ऐसे एकदम साक्षी होके गुलजार दादी को ऐसे बता रही है। गुलजार दादी जी, अभी दादियों के तो मन में सहज होता है, तो दादी जी ने कहा कि दादी अभी तो आपको बहुत सेवा करनी है, आप इतने पुराने हो, ठीक है शरीर सेवा नहीं करता है तो मनसा सेवा करो। जैसे दादी जी का स्वभाव था, तो बुरी दादी थोड़ा सा, अरे बहन जी आपको हमने जो कहा वो आप बाबा को कह देना बस क्या करना है हमें सब पता है। इतना उनको देखो, अपने शरीर छोड़ने की एक संदेश के रूप में बाबा को बात बताने के लिए उनको ऐसे कह रहे। दूसरी एक बात जो सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता था, ये तो मैंने एडिशनल सुना दी, भूरी दादी की ही बात। शांतिवन नया नया बना था, तो बाबा की पधरामणियां नीचे शुरू हो गई, तो भूरी दादी अपने कमरे में ही बैठ करके, चलने फिरने के कारण वहीं बैठ करके बाबा की वाणी सुनती थी। तो दादी के कमरे में टीवी लगवा दिया था किसी ने, तो ऐसे काफी ऊपर अलमारी के ऊपर स्थान भी प्रॉपर नहीं था, तो CRT टीवी लगा हुआ था और दादी ऐसे बैठ के, अब मुरली पूरी हुई तो शांति मधुबन से भी सब लोग नीचे जाते थे ज्यादातर, और गिने चुने पहरे के हिसाब से रहते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो बुजुर्ग, अभी भी मधुबन में बुजुर्ग बहुत है, तो हमारा ये रहता है कि भाई इनको थोड़ा कमरे में हम देख के आए कि इनको कुछ चाहिए तो नहीं, सब आराम से तो है, कोई बात तो नहीं। तो मुझे आया कि भूरी दादी को देखते हुए जाऊं कि दादी ठीक तो है, भोजन तो कर लिया होगा। तो देखा कि दादी अपने बेड पे, एकदम बेड के मिडल में बैठी हुई थी और ऐसे बैठ करके बाबा की वाणी सुन रही थी। तो मैंने देखा दादी जी के अभी इतने बुजुर्ग है, अराउंड 95 एज है, तो बैक को सपोर्ट भी नहीं है। अभी हम यंग होते हुए भी कहेंगे कोई थोड़ा आरामदायक स्थान मिले तो ये आराम से बैठे, बट दादी ऐसे इतना समय से बैठी। तो मैंने दादी को कुछ पूछा नहीं, अधिकार तो अपना था ही। तो मैंने क्या किया, दादी का पिलो ले लिया और दादी की रजाई ले ली और दादी के कमर के पीछे में सेट करने लग गया। तो दादी मुझे ऐसे ऐसे देख रही है, तुम क्या कर रहा है, बड़ी बड़ी आंखें दिखा के मुझे कहती तुम कर क्या रहा है। मैंने कहा दादी आराम से बैठो, थोड़ा कमर को सपोर्ट, नहीं तो कल आप कहेंगे कमर दुख गई हमारी। तो मुझे दादी ने ऐसी इतनी मोटी मोटी आंखें दिखाई और कहती हैं, अरे बाबा सामने बैठा है, बाबा वाणी चला रहे हैं, मुझे लाज नहीं आएगी मैं पीठ टिका के बैठूं। देखो उनकी मेंटालिटी देखो, क्योंकि आप फिर वो सीन इसके साथ इमर्ज करो जब ब्रह्मा बाबा वाणी चलाते थे हिस्ट्री हॉल में, और जहां एक भी सोफा नहीं होता था, सारी दादियां, सारी पार्टी वाले जो भी होते थे, इवन बाबा भी, आज भी आप देखो हिस्ट्री हॉल में जो संदली रखी हुई है मम्मा बाबा की, वही ओरिजिनल संदली है। बाबा 93 की एज जो लास्ट बाबा ने वाणी चलाई, वो भी उसी संदली पर बाबा ने बैठ के चलाई हुई है। और बाबा जैसे अर्ध पद्मासन में आपने पोज देखी हुई है, जो बाबा बैठते थे वैसे ही बाबा उस संदली पर बैठ के पूरी वाणी चलाते थे। और सब लोग बिना पीठ टिकाए बाबा के, क्योंकि देखो स्टूडेंट लाइफ है तो अलर्ट होके और वैसे सुखासन में बैठना, ये हमारे भारतीय पुरानी पद्धति भी है। आपने देखा होगा पुराने स्कूलों में या फिर जो गुरुकुलों का जैसे गायन है हमारे इसमें आता है। ये तो जब भारत बाद में इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद फिर ये एजुकेशन सिस्टम स्कूल वाला शुरू हुआ, पहले तो वही था। तो वही दिखाते हैं ना, इवन जैसे राम को दिखाते हैं, श्री राम को, श्री कृष्ण को, कैसे वो आश्रम में लेते थे, वो वाली बात। तो वो इनके बुद्धि में कितनी फीड है इतनी एज में भी, जबकि उस समय सारा समय बदल चुका था। डायमंड हॉल था, शांतिवन में सब सोफे थे, कुर्सियां थी, दादियां तो बड़े तो बैठते ही थे, पर उन्होंने वो चीज अभी भी स्वीकार नहीं की हुई थी कि ऐसे मैं भी एक कुर्सी लेके बैठ सकती हूँ, आराम से बाबा की वाणी सुन सकती हूँ। क्या शरीर है, क्या एज है। तो बहुत ऐसी चीजें इंस्पायर कर, हमने तो बहुत मधुबन में रहे, इतना बड़ों के साथ, चाहे छोटे चाहे बड़े सब थे, तो ओवरऑल सब पुराने और बड़े ही, बहुत पाया है, बहुत इंस्पायर हुए हैं, बहुत सीखा है।
बहुत सुनाने जाओ तो बहुत लंबी लंबी बातें हैं, मन में तो बहुत आती ही जाती है एक के पीछे एक, परंतु समय की अपनी सीमा है। फिर कभी मौका मिलेगा, फिर कभी मिलेंगे। और कल से आया हूँ, थोड़ा ही समय हुआ है, बहुत भाइयों का प्यार मिल रहा है, बहुत आव भगत भी कर रहे हैं। आव भगत तो क्या, बस हंस बैल के मिलना ही आव भगत होती है, और चाहिए क्या होता है। हर व्यक्ति प्रेम का ही भूखा होता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा संगठन है। ऐसे ही आप लोग अपने संगठन को बना करके और एक ही माला के सूत्र में बंध करके चलते रहिए, यही शुभ आशा है। और बहुत मन गदगद है दीदी बहुत मन खुश है यहाँ करके। थैंक यू फॉर एवरीथिंग हाँ, वो मैं सुना वो भी सुनाने वाला था। ORC की एक छोटी बात सुनाता हूँ, मैंने दीदी को भी नहीं सुनाई कभी, कल ही माइंड में ऐसी इमर्ज हुई और मैंने सुनाई। आज फर्स्ट टाइम मंच पे ये चीज सुनाता हूँ। ऐसे तो छोटी चीज है, बट मैं सुनाता हूँ अपनी। जब ORC बनना था तो मधुबन में बड़े जोर शोर से इसकी प्लानिंग शुरू थी। और जैसे दीदी कह रहे थे कि दादी प्रकाश मणि, दादी जी को हर चीज का, हर छोटी छोटी चीज का इतना इनिशिएटिव होता था, इतना कंसर्न होता था। हर चीज दादी को अपनी नजर के सामने, क्या अपडेट्स हो रहे हैं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर चाहिए होता था। तो ORC की जमीन, फिर ORC के जमीन के रिलेशन में अगर कोई भी बातें हो, फिर जो प्लान बन रहा है, फिर फर्स्ट फेस कौन सा बनेगा, फिर उस फेस में पहले फेस में खर्च कितने करोड़ का आएगा, कितना पैसा और लगेगा, दूसरा फेस में क्या बनेगा। इतनी मीटिंगें होती थी, बड़ी बड़ी दादियाँ, फिर ये हमारे इंजीनियर्स की टीम, सब प्लान करने वाले, फिर यहाँ दिल्ली से भी दीदी और सब लोग होते थे। हम तो छोटे बन के सब आसपास रहते थे दादी के पास और देखते रहते थे ये चीजों को। और वो चीजें मन में, अब दादी जिसमें इंटरेस्ट ले रही है, ऑब्वियसली वो चीज हमारे मन में छपती जाती है, अंदर ऐसे भरती जाती है। तो ORC का बहुत प्लानिंग चल रहा है, बड़ी मीटिंग में भी चर्चा, दिन दुगनी रात चौगनी, इधर फील्ड पे भी काम चालू, उधर बड़ों का अपने लेवल पर। तो इतना मन में वो चीज हैमरिंग हो गई, इतना उमंग और उत्साह से कि बाबा का एक जैसे नया ज्ञान सरोवर बन रहा है, नया ज्ञान सरोवर बनने वाला है, नई, और दिल्ली राजधानी में बन रहा है, नई बड़ी सेवाएं होंगी, अब VIPs को लाने में दिक्कत नहीं होंगी। ऐसे ऐसे कितनी बातें, सब उसके फिर फायदे क्या क्या होने वाले हैं, सब बड़ों के नजरों में आते हैं। उतने ही फिर उसी क्या कहेंगे लगन से उसमें वो भी लगे हैं, हम देख रहे हैं। तो क्या हुआ, ऐसे ही जब माहौल चल रहा था तो एक दिन मुझे स्वप्न आया। और स्वप्न क्या आया, अभी तो सब कुछ पेपर्स पर ही था कि ओम शांति रिट्रीट सेंटर बन गया है। इतना भव्य सब कुछ, इतना बड़ा, बिल्कुल ज्ञान सरोवर से भी बिल्कुल और नया नया दिखने लग गया है। नई नई बिल्डिंग है, सजी हुई हॉल है, किचन है, क्या डाइनिंग है, क्या सेवाएं हो रही। और देखा, हम लोग गए वहाँ, पूरी सब तैयार किया उद्घाटन के लिए, और देखा बड़ी दादी और तीनों बड़ी दादियाँ और सब सारी दादियाँ, जैसे उद्घाटन का माहौल होता है ओपनिंग का, तो ऐसे उद्घाटन भी हो गया हमारे सपने के अंदर ORC का, जब ये अभी तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो ऐसे सब मैं देख के इतना गदगद हुआ। उस दिन स्वप्न देख करके उठा तो तैयार होके जब दादी को रिसीव करने मुरली के पहले क्लास पे था, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने दादी को कहा, दादी ORC का उद्घाटन हो गया दादी ऐसे करती है मेरे को कि कितना इनको भी उमंग होता है। तो इतना मतलब ORC के प्रति शुरू से ही, जो अभी तो उसके बाद देखो फिर शांति सरोवर भी बना, उसमें भी दादी जी का इनिशिएटिव था। लेकिन फिर बाद में कितने आज भारतवर्ष में, क्या कहे विदेश में भी रिट्रीट सेंटर्स है, अब तो प्रचलन बन गया रिट्रीट सेंटर का। परंतु जो अब हर स्थान की विशेषता होती है, उसमें फिर हमारे स्पेशल ORC की जो विशेषताएं हैं कम नहीं है, कहीं कम नहीं है विशेषताओं से भरपूर है।
इतनी यादें। फिर दादी जी ने यहाँ भेजा, फिर कैसा कैसा यहाँ भी। अभी वो तो ऑब्वियसली जब नया स्थान होता है तो सुविधाएं नहीं होती है। उस हमारे एक भाई थे, किचन में सेवा कर रहे थे, तो क्या हुआ, थक गए बहुत सेवाएं कर करके। तो एक स्टोर रूम था जहां पर गद्दियां वगैरह रखी हुई थी, वहां वो जाके सो गए। अब कोई वहां पर थोड़ा बैड लाइट था, अब कोई लाइट जला के तो सोएगा नहीं, कोई जल्दी जल्दी में आके एक गद्दी डाल के चला गया वहां, ऐसे दूर से ही फेंक के। उसने ये भी नहीं देखा कि वहां वो भाई सोया हुआ है। अब उसके ऊपर वो जैसे गद्दी ही ओढ़ी गई, ठंड तो बहुत थी, तो बहुत और ही कंफर्ट हो गया उनको। तो बाद में वहां उस रूम में बहुत सारे वो कोई दूसरे भाई आए और वहां गद्दियों की उनको गड्डी लगानी थी उस भाई के 25-30 गद्दियां लगानी ऊपर। और वो भाई अभी वो तो थका हुआ था, बहुत थका हुआ था और शरीर टूट रहा था, तो नींद कैसे आती है फिर ऐसे में, हर कोई जानता है। अभी साधारण नींद हो तो थोड़े में खुल भी जाए, थोड़ी चुरपुर हो तो खुल भी जाए, उसके ऊपर गद्दियां ढलती जाए। जब नींद खुली तो बड़े मुश्किल से अपने आप को निकाला। ऐसे फिर उस समय भाई सेवाओं की अधिकता होती है, तो साथ साथ खट्टे मीठे अनुभव भी बहुत सारे होते हैं जो जीवन को मतलब बहुत हंसाते भी है, गुदगुदाते हैं, यादगार भी बनते हैं। तो वो भी एक समय था। उसने अपने आप को निकाल लिया। हमारी दोस्त है जीतू भाई, जानते हैं सभी, उनके साथ ही हुआ था। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ब्रदर, बहुत अच्छा आपका अनुभव रहा दादियों का जो आपने सुनाया, और जो दिल से दादियों के बारे में बहुत सारी प्रेरणाएं हम भाई बहनों को भी मिली। और मधुबन, पांडव भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, सदा ही हम सभी की आंखों के सामने ही रहता है। मधुबन मधुबन ही है। तो थैंक यू, आप यहाँ हमारे पास आए। अभी 1-2 अनाउंसमेंट है। जो करुणा दया का एक संकल्प का जो फॉर्म है, ऑफलाइन ऑनलाइन, प्लीज इसको भरिएगा, क्योंकि ये भी मधुबन में सारा का सारा हमको इसकी रिपोर्टिंग देनी है। तो आपको अगर किसी को भी नहीं समझ में आए कैसे भरना है, तो ऑफिस में आके आप संपर्क कर सकते हैं। जो माताएं भी बैठी हैं वो भी ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आप ऑफलाइन भरेंगे वो पेपर पे, हम उसको ऑनलाइन डाल देंगे, तो ये आप जरूर करें। और 11 बजे हॉल नंबर 6 में सेवाधारी भाई बहनों के लिए क्लास रहेगी, तो आप सभी 11 बजे वहां पहुंचिएगा। संगठन का जो योग होता है दिल्ली जोन का, वो 11 जून को 5:30 बजे से 8:30 बजे तक रहेगा।